इस बार सभी पार्टियों का जो जोर है वो दलित और अति पिछड़ा पे है। क्या जन सुराज से उम्मीद की जा सकती है कि अपर कास्ट को वो ज़्यादा सीटें दे चुनाव लड़ने के लिए? जानना ये है कि प्रशांत किशोर रैली में व्यस्त हैं, आप पटना से सब संभाल रहे हैं कमान, तो वो टीम कौन सी है जो जाके चुनाव कर रही है कि यही उम्मीदवार होंगे? रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। मनीष कश्यप को लड़वाइएगा चुनाव, वो चनपटिया से तैयारी कर रहे हैं। जब प्रशांत जी के लिए कहा कि हम लोगों ने तय नहीं किया है, तो मनीष कश्यप जैसे तो बहुत लोग हैं हमारे दल में। अगर कोई लड़ता है तो 5 करोड़ का खर्च आता है। 243 सीट पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। फंड कहाँ से लाएंगे? कहीं ना कहीं सब ऐसा कहा जाता है कि आप ही पार्टी को पहले फंड करते थे, आज आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अब जो फंडिंग आ रहा है वो कहाँ से लाइएगा? 5 करोड़ खर्च होता है, 10 करोड़ खर्च होता है। ऐसे वाले बोलने में क्या दिक्कत है कि हाँ मैं ही फंड करूंगा? कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी में रह चुके हैं, आप सांसद भी रहे हैं, और अब देखें तो बीजेपी कांग्रेस के नेता ही जन सुराज संभाल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके की बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? नाम आ रहा है कि अब भोजपुरी, जैसे हम लोग जन सुराज को जानते थे तो इंटेलेक्चुअल लोग आते थे, ऑफिसर्स आ रहे थे, आपके यहाँ प्रोफेसर आ रहे थे, और अब नाम आ रहा है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी जन सुराज ज्वाइन करने वाले हैं। 2-3 नाम हमारे पास सूत्र के हवाले आया है कि विपिन सर भी चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पार्टी से, राकेश मिश्रा चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पार्टी से, गुंजन सिंह का भी नाम आ रहा है। अब इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ नाम हमने सही लिया है। पार्टी का अंतिम फैसला कौन करता है? उदय सिंह करते हैं कि प्रशांत किशोर कहते हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझसे बड़े पद पे तो कोई नहीं है, प्रशांत जी भी नहीं है। प्रशांत किशोर चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? नाम आ रहा है रघुपुर का, वहां से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि तेजस्वी यादव को वहां टक्कर देना काफी मुश्किल है। महीने रह गए हैं तो अभी तक आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए। कल जनता के मन में भी कई सवाल आते हैं, आनंद मिश्रा ने जन सुराज क्यों छोड़ा? जो आता है वो आनंद मिश्रा की बात जरूर कर लेता है, तो वो दे के तो कुछ नहीं गए, लेकिन मेरा समय बहुत बर्बाद कर गए। अब तुमको छोड़ देंगे क्या? आईपीएस की नौकरी है क्या? तुम डंडे बजाओगे क्या? यहाँ पे फॉर्म था, रास्ते में रुक गए थे, क्या करने आए थे यहाँ पे? जन सुराज में आए पप्पू यादव? बिल्कुल नहीं। वो कैंडिडेट का लिस्ट कब जारी करने जा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव के स्पेशल कार्यक्रम में। और देश भर में जन सुराज की बातें हो रही हैं, चर्चा में है जन सुराज, और हम जानेंगे कि जन सुराज कितने सीटों पे जीतती है, कितने सीटों पे हारती है, किसको जिताती है, किसको हराती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के सुप्रीमो उदय सिंह। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। धन्यवाद मुस्कान, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पहला सवाल सर आपसे है कि बिहार के चुनाव में जाति समीकरण का अहम भूमिका होती है, आपकी पार्टी किस समीकरण की बूते जीतेगी? जाति समीकरण एक सच्चाई है जिससे जन सुराज भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती है, लेकिन ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है और ये हमारा तरीका भी नहीं है चुनाव में जाने का। हमारा चुनाव में जाने का जो एक मुख्य रास्ता है वो ये है कि हमें बिहार में एक बदलाव चाहिए, और हमें जब मैं कह रहा हूँ मतलब बिहार के लोगों को एक बदलाव चाहिए। और जब भी ये देखा गया है मुस्कान कि जब भी बिहार के लोग ये निश्चित कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि उनको बदलाव करना है, तब वो फिर ये जाति और वर्ग के बीच में नहीं घुसते। उदाहरण के तौर पे 1977 है, उसके बाद उदाहरण के तौर पे मोदी जी की लहर है, जहाँ लोगों ने जात धर्म से उठकर एक बदलाव के लिए अपना मत दिया है। और हम लोगों की समझ में आज जन सुराज की बातों से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हैं और उनके मन में इतनी प्रबल अब इच्छा हो गई है कि वो एक बदलाव करें कि वो जाति धर्म वर्ग से उठकर ही वोट करेंगे। इस बार सभी पार्टियों का जो जोर है वो दलित और अति पिछड़ा पे है। क्या जन सुराज से उम्मीद की जा सकती है कि अपर कास्ट को वो ज़्यादा सीटें दे चुनाव लड़ने के लिए? मुस्कान, ये बहुत गंभीर आपने सवाल उठाया है और बहुत संवेदनशील प्रश्न उठा है। ये दलित और पिछड़े समाज की बात तो सभी राजनीतिक दल आज दशकों से कर रहे हैं, तो ये अपने आप से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि जब हम 35 साल पहले इन्हीं दो बातों को लेकर, दलितों को लेकर, पिछड़ों को लेकर, अति पिछड़ों को लेकर हम आगे बढ़े थे, जो आज 35 वर्षों के बाद भी उनकी स्थिति वैसे ही या उससे भी दयनीय क्यों हो गई, और फिर
मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं बेशर्मी वाली बात है कि आप हर चुनाव में वोटों के लिए, वोटों के खातिर आप वही घिसे पीटे बातों को दोहराने लगते हैं कि हम दलितों के लिए करेंगे, हम अति पिछड़ों के लिए करेंगे। आपने उनकी क्या दुर्दशा कर रखी है, आप अगर जाकर उसको देखें, मैं अब नेताओं को कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से उनको खुद इतनी शर्म आ जाएगी कि वो ये बातें नहीं करेंगे। रह गई जन स्वराज की बात, हम बिहार में बदलाव की जब बात कर रहे हैं तो हम समुचित बदलाव की बात कर रहे हैं। हम किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के बदलाव या उत्थान की बात नहीं कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर ऊपर वाले की कृपा से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से जन स्वराज को ये मौका मिलता है तो आप पूरे बिहार में चंद दिनों में एक परिवर्तन होता देखेंगी कि वो परिवर्तन हो रहा है। अब ये कहना असंभव है कि कितने दिनों में उसका व्यापक प्रभाव हमारे लोगों पर पड़ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक कार्यकाल के अंदर बिहार की जो सूरत है वो एक बदली हुई सूरत दिखेगी। लेकिन मेरा सवाल जो था आप उससे बचते नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल था क्या जन स्वराज में जो अपर कास्ट है उसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी जन स्वराज में, क्योंकि जन स्वराज में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो अपर कास्ट है उसको वैल्यू मिलने के चांसेस है। जो अपर कास्ट है, जो जिनको पता नहीं चल रहा है कि कौन हमारा काम करेगा, पहले कांग्रेस के पास था, उसके बाद एनडीए के साथ है, और अभी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को देखते हुए और आपको देखते हुए उनके अंदर एक होती उम्मीद जगी है। तो उस पर हमको जो जवाब चाहिए वो बता दीजिए। मैं जवाब देने से पहले ये कह दूं कि आगे चल के आप भविष्य में बहुत अच्छी पत्रकार बनने वाली हैं क्योंकि आप फिर से दोहरा कर वही सवाल पूछ रही हैं। देखिए, इसका उत्तर ये है कि बिना कारण अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए अन्य दलों ने अग्री समाज को हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया है, पीछे धक्का दिया है। उद्देश्य था कि जो पीछे खड़े लोग हैं उनको आगे लाना, लेकिन उन्होंने इस उद्देश्य को घुमाकर ये उद्देश्य बना दिया कि जो आगे खड़े हैं उनको पीछे धक्का दे दें। ये बिल्कुल लोग उम्मीद कर सकते हैं और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जन स्वराज में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम जो पीछे लोग खड़े हैं उनको आगे लाएंगे, लेकिन जो अग्री जाति के लोग जहां भी खड़े हैं उनको पीछे धक्का देने का हम काम नहीं करेंगे। और जहां तक संभव होगा, अगर उनके साथ अतीत में अन्याय हुआ है तो उस अन्याय को हम ठीक भी करने वाले हैं। आप पहले नेता हैं जो ये मान रहे हैं, क्योंकि अपर कास्ट के लिए कोई इतना ओपनली नहीं बोलता है कि हम सीट भी देंगे। भाई ये तो क्या कहें, ये झूठे लोग हैं, ये सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। टिकटें तो इनको देनी पड़ती है, अपर कास्ट को भी बिना कहे इनको टिकट तो देनी पड़ती है, लेकिन वो अपमानित करके टिकट देते हैं। आज जो अपर कास्ट के लोग हैं जिनके बारे में आप पूछ रही हैं, उनको टिकट मिल जाता है लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। जन स्वराज में टिकट भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर अपर कास्ट के लोगों से आप पूछेंगे तो उनको सम्मान का अभाव ज़्यादा खलता है, टिकट की कमी कम खलती है। हमारा अगला सवाल है, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कितने लोगों ने आवेदन दिया है? सुनने में आ रहा है कि 1000 लोगों ने आवेदन दिया है। कैसे उसमें से चुनिएगा कि वो 243 सीट पे यही उम्मीदवार हमें रखना है? वो एलिजिबिलिटी क्या है आपकी नज़र में? मुस्कान जी, चुनना हमारे लिए जितना कठिन है उतना ही सरल भी है। सरल इसलिए है कि हम कोई बैगेज लेके तो चल नहीं रहे। बिल्कुल। हमारे पास कोई नेता की पसंद या किसी की पैरवी या अन्य तरह की जो अप्रिय बातें सुनने को मिलती हैं कि टिकट बेच दी गई, टिकट खरीद ली गई, ये चीज़ों से जन स्वराज कोसों दूर है। तो अब रह गई बात कि जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो लड़ना चाहते हैं हमारे यहाँ से, उनमें से हम कैसे चुनेंगे? कठिन भी है और आसान भी है, लेकिन उसका एक सूत्र एक ही बना हुआ है कि क्षेत्र की जनता जिसको चाहेगी सबसे ज़्यादा, हम उसको टिकट देने वाले हैं, बशर्ते वो व्यक्ति सही व्यक्ति हो,
उस व्यक्ति पे कोई ऐसा दाग ना हो जो जन स्वराज के ईथॉस के साथ फिट ना होता हो। हमने कहा है सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। तो सही लोग कौन? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही लोग ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन होगा या कोई समाज सेवा के काम में लगा होगा तो उस पर 1-2 केस ना लगे हों कि इसने सड़क जाम कर दिया, इसने थाना के बाहर प्रदर्शन कर दिया। उसके ऊपर कोई ऐसा अपराध जिसको हम अपराध मानते हैं, हत्या की अपराध, कोई बलात्कार की बात, कोई डकैती की बात, इस तरह की कोई अपराध की क्रिमिनल केस जिसको कह सकते हैं, और वो भी क्रिमिनल तो पोस्टर चिपकाना भी क्रिमिनल केस ही हो जाता है। लेकिन वो हमारी नज़र में कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए टिकट किसी की रोकी जाए। तो अगर वो साफ सुथरे छवि का व्यक्ति होगा और क्षेत्र की जनता उसको चाह रही होगी तो हम उसको टिकट देंगे। ये वीडियो कई उम्मीदवार भी देख रहे होंगे, लेकिन जानना ये है कि प्रशांत किशोर रैली में व्यस्त हैं, आप पटना से सब संभाल रहे हैं कमान, तो वो टीम कौन सी है जो जाके चुनाव कर रही है कि यही उम्मीदवार होंगे? ये थोड़ा रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। लेकिन चलिए, मजाक से अलग बहुत सारे लोग हैं जो इसको देख रहे हैं और गंभीर तरीके से देख रहे हैं। प्रशांत जी कितने भी देर से लौट के आते हैं या मैं कहीं से भी देर से लौट के आता हूँ तो हम लोग देर रात को भी चर्चा कर लेते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हम लिस्ट लेके बैठ जाएं कि 243 को एक ही साथ करना है। तो रोज़ किसी न किसी जगह के बारे में चर्चा हो जाती है और ये भी जान के लोगों को शायद अच्छा लगेगा कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हमने मोटे तौर पे अपना दिमाग बना लिया है कि अमुक व्यक्ति को वहां से उम्मीदवार बनना चाहिए। तो इतना कठिन नहीं होगा लेकिन आसान भी नहीं है। और आपको एक बात और याद करा दूं, 1996 के बाद 1996 आपका जन्म नहीं हुआ होगा, उसके बाद से आज तक किसी दल ने बिहार में 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जो कहे नहीं सकती कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इतने करोड़ उसके सदस्य हैं और पता नहीं क्या क्या उनके पास है और संसाधन की तो हमें भी पता है कि उनको कोई कमी नहीं है, वो भी 100-110 सीटों से ज़्यादा पे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। तो हम लोग ये हिम्मत नहीं कर रहे, ये किसको कोई ऐसा मत कहिए कि हम कोई फूल हार्डी हिम्मत कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर बिहार में बदलाव करना है और बिहार में नए सिरे से एक व्यवस्था को बनानी है, सामाजिक और प्रशासनिक, तो हमें ये करना ही है कि हम 243 पे ही लड़ेंगे ताकि जब भी सरकार बने तो एक ऐसी सरकार बने जहां हम किसी पे आश्रित ना हो, क्योंकि किसी पे आश्रित होंगे तो फिर वो उल जलूल बातें करेगा और कहीं ना कहीं हमें समझौता करना होगा। महागठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि आपकी पार्टी की वजह से वो जीत जाएंगे। जहां आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं आने वाली है, नीतीश कुमार अब थक गए हैं और लालू से जनता थक गई है, लेकिन उनका कहना है कि आप ही हैं जो उनको जिताएंगे। अब महागठबंधन वाले ऐसा सोचते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वो उनको ये खुशफहमी में रहने दीजिए कि वो जीतने वाले हैं। महागठबंधन के लोग जानकर हैरान होंगे कि वो कहीं रेस में भी नहीं है। अगर जन स्वराज की, वैसे तो हम नहीं मानते कि हमारा टक्कर है किसी से, क्योंकि हम यहाँ किसी से टकराने आए नहीं हैं। हम तो अपने जनता से संवाद करने आए हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। लेकिन अगर इसको कोई रेस बनाना चाहता है और उसको रेस की नज़र से देखा जाए तो शायद एनडीए से हमें कुछ कहीं कहीं संघर्ष हो सकता है। आरजेडी के लोग तो, या यूपीए के लोग या महागठबंधन के लोग तो अपने आप को भूल जाएं। कल आपने एक दृश्य देखा, कल एक बड़े नेता कांग्रेस के कन्हैया कुमार, उनको उस मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया जहां तेजस्वी जी और राहुल जी और कांग्रेस के बड़े नेता और आरजेडी के बड़े नेता और लेफ्ट के बड़े नेता थे जी। चढ़ने तो एक श्री पप्पू यादव को भी नहीं दिया गया, लेकिन वो बात अलग है क्योंकि वो औपचारिक रूप से कांग्रेस में नहीं है। हालांकि मुझे उस पर भी आपत्ति है कि उनको क्यों नहीं चढ़ने दिया गया, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन कन्हैया कुमार जी को क्यों नहीं चढ़ने दिया गया? कन्हैया कुमार जी को इसलिए नहीं चढ़ने दिया कि तेजस्वी जी नहीं चाहते कि उनके बराबर कद का या उनसे ऊंचे कद का कोई नेता आकर मंच पे खड़ा हो। मतलब मानते हैं कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव एक ही कद के हैं?
नहीं, कांग्रेस के लिए, मेरे लिए नहीं, कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार बिहार के सबसे बड़े भूमिहार स्टार प्रचारक हैं। भूमिहार हैं या नहीं, लेकिन स्टार प्रचारक हैं जी। अब कल इतनी बड़ी आयोजन में अगर आपके पार्टी के स्टार प्रचारक को मंच पे न चढ़ने दिया जाए और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, हमारे विपक्ष के, देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी मौजूद हों, राहुल गांधी जी का मुंह ही नहीं खुला कि नहीं कन्हैया कुमार को ऊपर आने दीजिए, ये बड़ी विचित्र बात है। दूसरी बात श्री पप्पू यादव की, भाई श्री पप्पू यादव उस चक्का जाम या बिहार बंद के अभियान में शिरकत करना चाह रहे थे, वो कोई और आवाज़ नहीं उठा रहे थे, और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जी, सांसद है, बिल्कुल सांसद हैं, उनको ऊपर नहीं चढ़ने देना मैं समझता हूँ, और वो मेरे क्षेत्र के हैं, पूर्णिया के हैं जी। ये हम पूर्णिया वालों के लिए अत्यंत दुखद और हमें अपमानित किया गया है। हमारे सांसद को अगर अपमानित किया जाए तो हमारे लिए भी अपमान है, लेकिन साथ ही, और मैंने आज ये अपने फेसबुक पर वॉल पे डाला है कि पप्पू यादव जी को खुद परहेज करना चाहिए कि जहां उनकी उपेक्षा होने वाली है, जहां लोग नहीं चाहते कि वो रहें, वो क्यों बार बार चले जाते हैं और अपने आप को कांग्रेस का मानने की प्रयास करते हैं। अगर कांग्रेस वालों को ठीक लगता है और हिम्मत है तो उन्हें ले लें, और नहीं तो उन्हें मना कर दें, क्योंकि वहाँ तो हम लोगों ने देखा कि वो कांग्रेस का झंडा लिए ऊपर चढ़ने की प्रयास कर रहे थे और उनको हटा दिया गया, वो गिर गए, उनको चोट आई, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम लोगों की राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन जब वो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और पूर्णिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, किसी को अपमानित करना, ये हम पूरे क्षेत्र को हम समझते हैं कि मेरी पूरी क्षेत्र इससे उद्वेलित भी है, अपमानित भी अपने आप को महसूस कर रही है। और पप्पू यादव के लिए आप इतना इमोशनल हो रहे हैं? मैं पप्पू यादव के लिए नहीं हो रहा हूँ, और पप्पू यादव के लिए इमोशनल नहीं, बल्कि पप्पू यादव को तो ये सलाह दे रहा हूँ कि ऐसी जगह ना जाया करें आगे से। क्या वो जन स्वराज में आए पप्पू यादव? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जन स्वराज में वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। मैं इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ। आप भी तो नहीं ले रहे, कांग्रेस भी नहीं ले रही है। अब ये तो खैर, ये पप्पू यादव जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन मैं उद्वेलित नहीं, मैं आक्रोशित इसलिए हूँ कि मैं इसको अपने क्षेत्र के लोगों का अपमान मानता हूँ। देखिए, जब मैं सांसद था तो मैं हर कदम बड़े सोच समझ के किया करता था, क्योंकि मेरे करने से, एक जनप्रतिनिधि के व्यवहार से उसके क्षेत्र की जनता पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं कोई ऐसा काम करता सांसद के रूप में कि मेरा सिर झुकता, तो मेरे 25-30 लाख लोगों का भी सिर झुकता। उन्होंने कहा कि ये जनता का अपमान है। हाँ, मैं भी मानता हूँ ये जनता का अपमान है, और ऐसे करने वालों की मैं निंदा करता हूँ, लेकिन साथ में पूछना चाहता हूँ ये क्यों गए थे, क्या आवश्यकता थी? एक तरफा प्यार कहते हैं आप, एक तरफा प्यार कहिए या जो कहिए, या दिखलाना चाहते हो कि हम कांग्रेस के हिस्सा हैं, कांग्रेस वाले नहीं मान रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक क्षेत्र के नागरिक के रूप में इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे साथ ऐसा न करें तो अच्छा होगा। सर, एक सीट से अगर कोई लड़ता है तो 5 करोड़ का खर्च आता है। 243 सीट पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, फंड कहाँ से लाएंगे? कहीं ना कहीं सब ऐसा कहा जाता है कि आप ही पार्टी को पहले फंड करते थे, आज आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो अब जो फंडिंग आ रहा है वो कहाँ से लाइएगा? मुस्कान जी, घूम फिर के आप वही प्रश्न पूछ रही हैं जिसपे आरजेडी के लोग और एनडीए के लोग प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के पीछे शुरू से पड़े हुए हैं कि हमारी फंडिंग कहाँ से आ रही। उत्तर देने के लिए मैं बहुत आतुर हूँ, लेकिन मैं उत्तर इसलिए नहीं दूंगा कि पहले वो हमें बताएं कि वो फंड कहाँ से ला रहा है। आपने 5 करोड़ की जिक्र किया या 10 करोड़ का जिक्र किया, जो मन में आए वो जिक्र कीजिए, तो यही खर्च तो उनके लिए भी हो रहा होगा। तो पहले आरजेडी बताए कि वो ये हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी, पहले एनडीए बताए कि वो ये हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी, और जब वो बता देंगे तो आप में से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आएगी। शर्म क्यों? फंडिंग बिल्कुल शर्म नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें शर्म आएगी, क्यों शर्म आएगी? अब पैसे वाले क्या दिक्कत है कि मैं बता, देख, पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल सिरे से गलत बात है कि मैं पैसों के मामले में जन स्वराज को किसी भी तरह से
मदद कर रहा हूँ। अच्छा। ये बिल्कुल ही निरर्थक और असत्य बात है। रह गई बात को कि जन सुराज को पैसे कहाँ से आते हैं, हाँ। बहुत बार कहने की कोशिश की है कि जन सुराज को लेकर और प्रशांत किशोर जी को लेकर पूरे देश में इतने लोग उत्सुक हैं और चाहत रखते हैं कि जन सुराज बिहार में कामयाब हो, कि वो जन सुराज को पैसे दे रहे हैं। रह गई बात आपके ये आंकड़ों की कि 5 करोड़ खर्च होता है, 10 करोड़ अगर खर्च होता आंकड़ा है। गलत है तो आप भी बता सकते हैं, एक सीट पे चुनाव लड़ने में कितना खर्च होता है? 5 करोड़ से ज्यादा है कि 5 करोड़ से कम है? जन सुराज के लोग जब लड़ेंगे, मैं बाकियों का नहीं कह सकता हूँ, जन सुराज के लोग जब लड़ेंगे तो ना के बराबर खर्च आने वाला है। ये तो मजाक कर रहे हैं, ना के बराबर खर्च कहाँ से मुस्कान जी, आएगा? मैं मजाक अभी नहीं कर रहा प्रशांत हूँ। किशोर रैली ही कर रहे थे तो हमने पूछा कि कितना खर्च कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। जब जन समर्थन प्राप्त हो जाए, और मैं उदाहरण के साथ बोल सकता हूँ, 1977 में जनता पार्टी आनन फानन में बनी थी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा था और उनके पास वाकई में पैसे नहीं थे, अपने झंडा बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आपके पिताजी आपको बताएंगे कि उस समय जब वो लहर चली थी इंदिरा हटाओ की, तो लोगों ने पैसे दिए थे जनता पार्टी को कि अपने गाड़ी में झंडा लगा लो। ये हालत थी। वो जहां मीटिंग किया करते थे एक चादर बिछा देते थे और लोग उस पे 8 आने 1 रुपए रख देते थे कि जाओ इन पैसों से अपना जो गाड़ी चलाना है वो चला लो। तो जब जन समर्थन प्राप्त हो जाए तो पैसे खर्च नहीं होते हैं, लेकिन जन समर्थन ना हो तो आप उसमें जितने मन में आए पैसे खर्चिए। 2015 में मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, मुझे याद ही नहीं है कि कितने पैसे बीजेपी ने खर्च दिए, लेकिन नतीजा क्या निकला, 40-45 सीट पे जीते थे। तो जन समर्थन ना हो तो पैसे लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, जन समर्थन हो तो पैसे नहीं लगते हैं। आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी में रह चुके हैं, आप सांसद भी रहे हैं जी। और अब देखें तो बीजेपी कांग्रेस के नेता ही जन सुराज संभाल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके की बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? बदलाव तो हम रोज बोल रहे हैं उसके बारे में, और खाली बोल नहीं रहे, उसका तरीका बतला रहे हैं। देखिए, मेरे शरीर पे मान लीजिए घाव हो, तो मैं 20 डॉक्टर के पास चला जाऊं तो वो यही कहेगा ना कि आपके शरीर पे ये घाव है। बिल्कुल। वो अलग अलग तो बात नहीं कहेगा कि आपके आंख पे घाव हो गया है, वो तो हाथ में घाव, हाथ में घाव। तो बिहार के लोगों के साथ जो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए, वो तो सबको दिख रहा है। तो जन सुराज भी वही बोलेगी मोटे तौर पे जो अन्य दल बोल रहे हैं। हम उसे ज्यादा और प्रखर रूप से बता रहे हैं। लेकिन हम अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, किस नेता को, किस पार्टी को नहीं पता कि शिक्षा व्यवस्था खराब है? अगर हम स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं, अगर हम पलायन के लिए बोल रहे हैं, अगर हम बेरोजगारी के लिए बोल रहे हैं, अगर हम कानून व्यवस्था के लिए बोल रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी नई चीज हम बोल रहे हैं जो किसी को मालूम ही नहीं है कि अरे ये बक्से में से निकाल के ले आया है? हम तो वही बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही हम उसका निजात भी बता रहे हैं। हम वो डॉक्टर हैं जो आपके हाथ पे कह दिया कि घाव है तो उसका एक दवा भी बता रहे हैं कि ये दवा जाके इस्तेमाल करो तो 3 दिन में ये घाव दाग बिना छोड़े गायब हो जाएगा। हम वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम अलग कहाँ कर रहे हैं। हाँ, मैं कांग्रेस में था, हाँ मैं बीजेपी में था, हाँ मैं सांसद था, अन्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से आए हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसी दल को ले आए यहाँ पे। हम उस दल में जो नहीं कर पाए वो यहाँ करेंगे, वो यहाँ करेंगे। मैं 2007 में सांसद बना और 2014 तक रहा और मैं बहुत चीज करना चाहता था पूर्णिया के लिए, नीतीश कुमार ने नहीं होने दिया। उनके खिलाफ मैंने एक वेदना प्रदर्शन की कि आप क्यों नहीं होने दे रहे हो, आप क्यों भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हो, आप क्यों अफसरशाही को बढ़ा रहे हो। नहीं होने दिया उन्होंने, मुझसे ही नाराज हो गए। तो वो जो चीजें मैं नहीं कर पाया वो मैं जन सुराज में करूंगा ना, और स्वतंत्र रूप से करूंगा, और देखिएगा उसका कितना अच्छा परिणाम आता है। प्रशांत किशोर चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? नाम आ रहा है रघुपुर का, वहां से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि तेजस्वी यादव को वहां टक्कर देना काफी मुश्किल है। प्रशांत किशोर जी की कोई अख्तियार नहीं है कि वो चुने कि वो कहाँ से लड़ेंगे या लड़ेंगे भी कि नहीं। पार्टी तय करेगी कि प्रशांत जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लड़ने में हमें लाभ दिखेगा तो हम लड़वाएंगे, लड़ने में हमें लाभ नहीं दिखेगा तो नहीं लड़वाएंगे। 3 महीने रह गए हैं तो अभी तक आप लोग डिसाइड नहीं डिसाइड किए हैं। ये तो रोज बदलता हुआ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप सड़क पे जाते हुए किसी से पूछिए कि 2 महीने पहले जो जन सुराज की लोकप्रियता थी
क्या आज बदलाव है? आप 15 दिन बाद फिर पूछ लीजिएगा कि अब क्या 15 दिन पहले से आज बदलाव है, तो वो आपको बतला देंगे। हर मिनट, हर घंटे जो भी वक्त बीत रहा है, जन सुराज की स्वीकार्यता और लोकप्रियता में उछाल आ रहा है। तो इसलिए हम तय करेंगे जब समय आएगा। तो मनीष कश्यप को लड़वाइएगा चुनाव, वो चनपटिया से तैयारी कर रहे हैं। जब भाई सब लोगों को ये फ्रीडम है कि वो जहाँ से चाहें तैयारी करें, तैयारी करने में तो किसी को ममानियत नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रशांत जी के लिए कहा कि हम लोगों ने तय नहीं किया है, तो मनीष कश्यप जैसे तो बहुत लोग हैं हमारे दल में। प्रशांत जी का नाम तो आप इसलिए भी नहीं लेंगे ना क्योंकि अभी टाइम ले रहे हैं कि कहाँ से करना है। वो बड़ा चेहरा है प्रशांत की। चलिए मैं एक बात बता देता हूँ। हाँ। प्रशांत जी लड़ेंगे कि नहीं, हाँ। इसका निर्णय तो हमने नहीं किया अभी। ठीक है, जब निर्णय करेंगे तो बता देंगे। बिल्कुल। रह गई बात वो कहाँ से लड़ेंगे। हाँ। 243 में से एक भी ऐसी सीट नहीं है जहां से हम प्रशांत जी को लड़ा दे तो वो नहीं जीतेंगे। राघोपुर थोड़ा तकलीफ तो देगा। कोई तकलीफ नहीं है, हमारे कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है मुस्कान, कहीं से भी कंपटीशन नहीं है। इसलिए हमारे को सीट, अगर प्रशांत जी को हमें लड़वाना हो तो फिर लड़ाई अंदर ये हो जाएगी कि यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं। सीटों की कोई परेशानी नहीं है। नाम आ रहा है कि अब भोजपुरी, जैसे हम लोग जन स्वराज को जानते थे तो इंटेलेक्चुअल लोग आते थे, ऑफिसर्स आ रहे थे, आपके यहाँ प्रोफेसर आ रहे थे, और अब नाम आ रहा है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी जन स्वराज ज्वाइन करने वाले हैं। 2-3 नाम हमारे पास सूत्र के हवाले आया है कि विपिन सर भी चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पार्टी से, राकेश मिश्रा चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पार्टी से, गुंजन सिंह का भी नाम आ रहा है। अब इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ नाम हमने सही लिया है। नहीं, उस बात पे मैं नहीं, मुझे ये हो रही है, आप जो कह रही हैं कि सूत्रों से आपको पता लगा है, तो सबसे बड़ा सूत्र तो मैं होता है आपके लिए। मैं ही बता देता हूँ। अभी दर्जनों लोग हैं जो रोजाना टेलीफोन करके अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो जन स्वराज का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अभी तो रुक जाइए, अभी तो और ये टेलीफोन की तादाद बढ़ने वाली है। हमने जो नाम लिया है क्या वो सही नाम लिया, क्या उन्होंने आवेदन दिया है या कुछ मन अपना रखा है? नहीं, सब जाने हुए नाम हैं, लेकिन हाँ। इन नामों में से कोई अभी पवन सिंह का तो नाम आ रहा है कि जुलाई में ही ज्वाइन करने का मन बनाए हैं। बहुत दिन से ये चर्चा चल रही है, लेकिन अभी आपसे बात हुई है पवन सिंह की? क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता, इसलिए आपको सत्यता के साथ कह देता हूँ कि मेरी बात उनसे नहीं हुई। ठीक है। प्रशांत किशोर से बात हो रही है? ये मैं नहीं जानता, मैं प्रशांत जी का डायरी नहीं रखता कि वो किससे बात करते हैं। अच्छा, हमारा एक अहम सवाल है। हमने एक सैंपल सर्वे करवाया था जी, जिसमें 25 से 30% लोग की पसंद है जन स्वराज। अच्छा, सरकार में आने के लिए आपको 40 से ज्यादा फीसदी चाहिए, कैसे होगा? इसका प्रश्न का आपके प्रश्न में ही उत्तर है। अगर आपने ये सर्वे, अब ये कब करवाया सर्वे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये सर्वे जब भी आपने करवाया हो उससे 2 महीने पूर्व करवाया होता तो ये 25 से 30% शायद आपको 10 से 15% दिखता है ना। तो ये 25 से 30% हो गया। और आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल आप अच्छी विद्यार्थी हैं पॉलिटिक्स की, तो हमें जीतने के लिए 25-30% से शायद ज़्यादा चाहिए। वैसे आपके लिए बता दूं कि जब त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है या और भी वहाँ निर्दलीय लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ 20-22% में ही लोग जीत गए हैं। तो कोई इसका फिक्स नहीं होता कि 25-30%। लेकिन मैंने जो पहले प्रश्न के उत्तर में आपको कहा कि हमारी लोकप्रियता जिस तरह बढ़ रही है कि अगर यही सर्वे आप कुछ दिनों बाद कराएंगे तो ये आपको वेल ओवर 50% मिलेगा। अच्छा, एक सवाल जनता के मन में भी कई सवाल आते हैं। आनंद मिश्रा ने जन स्वराज क्यों छोड़ा? आनंद मिश्रा का जो जगह था, दूसरे प्लेस पे था आनंद मिश्रा का, प्रशांत किशोर के बाद सारा कमान संभाल रहे थे। आनंद मिश्रा ने अचानक क्यों छोड़ा? 2-3 चीज़ क्लियर कर दूं जी। यहाँ पे कोई सेकंड और थर्ड नहीं होता। ठीक है। ये पार्टी के मुख्य सूत्रधार प्रशांत जी हैं, उनकी पोजीशन अलग सी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक उनकी अहम भूमिका है। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। बाकी हम लोग जितने हैं
सब एक ही जैसे हैं, कोई नंबर 2, 3, 4, 5 यहाँ कोई हायरार्की नहीं बनी हुई है। तो इसको एक क्लियर कर लें लोग कि यहाँ कोई हायरार्कियल सिस्टम नहीं है कि 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। तो वो आनंद मिश्रा के उस पोजीशन की, तो अब अपने आप को मैं सोच लूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मैं प्रशांत से भी ऊपर हूँ, तो कह सकता हूँ और संवैधानिक तौर पे हूँ भी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि एक पोजीशन रिजर्व्ड है, वो प्रशांत किशोर की है। ठीक है। उसके बाद एक पार्टी है और अध्यक्षीय व्यवस्था में पार्टी चल रही है, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बाकी सब लोग उसके नीचे ही आएंगे और सब हम लोग बराबर हैं। क्यों छोड़ा आनंद मिश्रा ने? हाँ, अब आनंद मिश्रा ने क्या, आनंद मिश्रा थे कहाँ? आनंद वो एक मिश्रा आईपीएस में युवाओं थे, को लीड एक कर रहे मिनट, थे। आनंद मिश्रा आईपीएस में थे जी, और असम में थे बिल्कुल। और कहते हैं अच्छे अफसर थे, तो उनको उनकी इच्छा हुई होगी कि वो राजनीति में आए और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी में जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद के बयान हैं बिल्कुल कि मैंने बीजेपी के लिए इस्तीफ़ा दिया और मैं बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी त्याग करने की सोची कि मैं आईपीएस छोड़ देता हूं और बीजेपी में जाऊंगा, तो उनको रास्ते में जनसुराज कहाँ मिल गया? उनको रास्ते में कहाँ मिल गया जनसुराज? अच्छा, वो जनसुराज में आ गए, तो अब देखिए, आप हमारी तारीफ हो नहीं रही इसमें। हमने एक अच्छे व्यक्ति के उनमें क्या गुण है इसको पहचाना और उसको पहचान कर किसी भी नए दल के लिए उसका युवा विंग बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने कहा साहब आप हमारे युवा विंग को संभालें। ठीक है। तो उन्होंने युवा विंग को संभालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद कुछ मन में और ख्याल आए होंगे, उन्होंने कहा, वो ख्याल क्या मैं था? बताता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब कहने को मैं हूँ युवा विंग का अध्यक्ष, लेकिन निर्णय तो कोई और ले रहा है। प्रशांत किशोर ले रहे बोले। प्रशांत किशोर ले रहे हैं, चलिए किसी का नाम ले ले, वो प्रशांत किशोर ले रहे हैं, तो मैं ऐसे में नहीं रह सकता, तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा नहीं दी। मैं इसलिए इसको इतने विस्तार से बता रहा हूँ कि इस प्रश्न ने मुझे पिछले 3 महीने से मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। जो आता है वो आनंद मिश्रा की बात जरूर कर लेता है, तो वो दे के तो कुछ नहीं गए, लेकिन मेरा समय बहुत बर्बाद कर गए। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने माली को कहूँ कि चलो तुम ड्राइवर बनो, तो माली बैठ जाए ड्राइवर की सीट पे और ड्राइवर फिर कहे कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं ब्रेक कब दबाऊंगा और क्लच कब दबाऊंगा। तो यहाँ से गेट तक निकलते निकलते वो दुर्घटना कर देगा, वो भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। अब मैं आनंद मिश्रा से पूछूं कि आईपीएस की नौकरी, या उनको बताऊं कि आईपीएस की नौकरी ऐसे की जाती है, तो वो मुझसे कहेंगे कि यार आईपीएस में मैं हूँ, ट्रेनिंग मैंने ली, तुम मुझे समझा रहे हो। तो मैं भी तो कह सकता हूँ कि राजनीति में हम हैं, राजनीति में प्रशांत किशोर हैं, तुमको लेके आए हैं, तुमको एक जिम्मेदारी दी है, तुमको हम समझा रहे हैं कि ये निर्णय ऐसे लेना है, तुमको छोड़ दें। ये क्या आईपीएस की नौकरी है क्या? तुम डंडे बजाओगे क्या? यहाँ पे ये राजनीति है, यहाँ किससे कैसे बात करना है, कौन सा निर्णय कब लेना है, किसको क्या कहना है, इसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है। तो अगर तुम उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, गुड लक टू यू। अब आप चले गए तो स्पष्ट तो कर दीजिए। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता कि वो पार्टी के सदस्य हैं या अथवा नहीं है। फिर आया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, जहाँ जाएं अच्छा करें, लेकिन ये क्या नाटक करके जाना कि हम आए, हम चले गए, हम वहाँ के लिए रुके थे, हम वहाँ के लिए जा रहे थे, तो ये क्या प्लेटफॉर्म था? रास्ते में रुक गए थे, क्या करने आए थे यहाँ पे? हमने तो नहीं बुलाया था, आप आए थे प्रशांत जी से इम्प्रेस होकर कि प्रशांत जी मैं आपके साथ रहूँगा, तो आ जाओ भैया। अब मनीष कश्यप के लिए इतनी सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी हो गए हैं मनीष कश्यप को लेकर। भाई मनीष कश्यप ने जो उन्होंने किया है उसके लिए, उन्होंने उस गलतफहमी के लिए हमसे एक तरह से कहा कि हमसे वो भूल हुई है। ऑन कैमरा भी कहा, ऑन कैमरा भी कहा है। और हम जन सुराज में आकर जन सुराज की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ना हम अल्पसंख्यकों के लिए, ना हम गांधी जी के लिए, ना हम किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जन सुराज वालों के लोग मन में कोई आशंका पैदा हो। और मैंने उनका स्वागत करते हुए ये कह दिया कि ये नए मनीष कश्यप हैं, ये यहाँ आए हैं और ये जन सुराजी हैं आज से, और ये जन सुराज की बात करेंगे। अब मान लीजिए कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनको ये समझ आए कि भाई जन सुराज जो है वो शायद
वो नहीं है जो मैं समझता था। मैं जाना चाहता हूँ, हम उनको फिर शुभकामना देके कहेंगे कि आप जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझसे बड़े पद पे तो कोई नहीं है, प्रशांत जी भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे 2 महीने के बाद ये समझ आया कि यार ये जन स्वराज में समझ नहीं आई, कांग्रेस बेहतर थी या मैं निर्दलीय बेहतर था। तो मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा, कहूंगा मुझे पदमुक्त कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये बात समझ में, ये कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ हो जाएगी कि इसके लिए सारी दुनिया घूमे कि वो क्यों चले गए, वो क्यों चले गए। चले गए, उनकी इच्छा है वो चले गए, मेरी इच्छा नहीं होगी मैं नहीं रहूँगा। इसलिए किसी के आने से या किसी के चले जाने से अगर लोगों के मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो मैं आपके माध्यम से ये उनके दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आपने आनंद मिश्रा का पूछ लिया, क्योंकि ये मनीष कश्यप जी के वजह से मुझसे कई लोगों ने सवाल पूछ लिए थे कि मनीष कश्यप जी ऐसे। मैं कहा भाई एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति से किसी समय में कोई ऐसी बात निकल जा सकती है जो किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन वो हमारे यहाँ आए हैं, योगदान करने आए हैं, मैं उन्हें क्यों संदेह की निगाह से देखूं? बिल्कुल। और अगर वो पार्टी के लाइन से अलग होंगे तो उनको पार्टी वाले रोकेंगे, उनको कभी पार्टी समझ नहीं आएगी तो पार्टी चले जाएंगे। इसमें कोई बैर नहीं हो जाता, कोई दुश्मनी नहीं हो जाती। हमें आनंद मिश्रा जी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। इसलिए ये आखिरी सवाल, बोलिए, पार्टी का अंतिम फैसला कौन करता है? उदय सिंह करते हैं कि प्रशांत किशोर करते हैं? न प्रशांत किशोर करते हैं, न उदय सिंह करते हैं। ये तो नेता वाला बात आप अभी करके मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन पहले, अब देखिए आपने 3 दिन पहले ये इंटरव्यू होता तो मैं शायद ये जवाब ना दे सकता। 3 दिन पहले हम लोगों ने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्य परिषद की बैठक की, जिसमें पहले 2 मीटिंग हुई। पहले 40 व्यक्ति थे और उसके बाद 300 व्यक्ति हर जिला से आए। आप जानने चाहती हैं कि क्या क्या वहाँ डिस्कस हुआ? हमने डिस्कस किया कि हम टिकट का वितरण कैसे करेंगे, हमने डिस्कस किया कि हम टिकट का वितरण कितने चरणों में करेंगे, हमने डिस्कस किया कि हमारे पार्टी की जो घोषणा पत्र बनेगी उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, हमने डिस्कस किया कि पार्टी के चुनाव का विस्तार हम किस रूप में करेंगे, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने तरह तरह की उसमें बातें को डिस्कस किया। यहाँ का जो भी सहमति बनी उसको जाकर हमने ज़िला से जो लोग आए थे, हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह, उन लोगों के बीच में जाकर रखा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि मैं कभी भी राजनीति में गलत बात नहीं बोलता हूँ। मैं आपको बतला रहा हूँ कि जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जन सुराज में काम हो रहा है, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई पार्टी दिखा दे जहां होता होगा। तो कोई डिसीजन मेकिंग तो करता होगा भाई, डिसीजन पे तो मुहर लगता होगा। देखिए पुराने कम्युनिस्ट पार्टी में देख लीजिए, पुराने भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, और बहुत पुराने कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, तो सहमति के आधार पर निर्णय होता है। भाई अंत में जो निर्णय होगा हस्ताक्षर मेरे ही होंगे, हस्ताक्षर प्रशांत जी के भी नहीं होने वाले हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं हस्ताक्षर करूंगा, लेकिन वो निर्णय तब होगा मुस्कान जब हमने नीचे से उन लोगों से सारी बातें कर ली हैं और एक किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे हैं, उस निष्कर्ष को हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए ये बिल्कुल लोगों के मन में गलत धारणा है कि यहाँ प्रशांत जी ही डिसाइड कर लेंगे, या अब उदय सिंह आए हैं तो प्रशांत जी और उदय सिंह मिलके कर लेंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अच्छा, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। एक आखिरी सवाल, बिहार में अभी बड़ा मुद्दा है पूर्ण निरीक्षण का। अपडेट हो रहा है, इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि जो काम पिछले बार 2 साल लगे थे करने में, इस बार 3 महीने में वो काम हम कर देंगे। उसको आप लोग कैसे देखें, आपकी पार्टी कैसे देखती है? इसमें कहीं भी शक नहीं है कि ये मैलिशियस इंटेंट, दुर्भावना से ये किया गया है, लेकिन उनका संवैधानिक अधिकार है ये करना। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपने समय कम दिया है, आपने मौसम गलत चुना है, और मौसम पे तो वो राजीव कुमार जो इनके पूर्व में थे, ज्ञानेश्वर कुमार के पहले, वो 2024 के चुनाव के लिए कह गए थे कि हमने गलती की है कि गर्मी में चुनाव कर लिया, हमें 1 महीने पहले करना चाहिए। तो पता नहीं ज्ञानेश्वर जी क्यों नहीं सुन रहे, कि ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं सुन रहे कि हम बाढ़ में क्यों कर रहे हैं ये। तो ये बिल्कुल इसके पीछे इनकी दुर्भावना है। कुछ ऐसे लोगों का नाम ये वोटर लिस्ट से हटाना चाहते थे जो इनको लगता था मेरे पक्ष में नहीं है,
और आप समझ गई होंगी, कहने की जरूरत नहीं कि उसमें अल्पसंख्यक आएंगे और ये वो आएंगे। 11 डॉक्यूमेंट आपके पास है? 11 मैंने उस दिन हम लोग इलेक्शन कमीशन गए हुए थे यहाँ, तो मैंने इनके यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे कहा जी कि 11 डॉक्यूमेंट में से शायद 1 या 2 प्रासंगिक हो हमारे गांव वालों के लिए। अब गांव वालों से कह रहे हैं कि पासपोर्ट निकालो, और सबसे आश्चर्यजनक चीज है कि उन लिस्ट में एनआरसी की जिक्र है। भाई एनआरसी कब आ गई बिहार में? एनआरसी तो 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स तुमने हजारों करोड़ लगाकर असम में कर लिया और वहाँ की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो इस 11 डॉक्यूमेंट में तुमने एनआरसी की जिक्र कर दी, तो हमें संदेह क्यों ना हो कि तुम्हारे मन में कोई ना कोई गलत बात है। इसलिए ये होने वाला नहीं है। और आज 10 तारीख है, मेरे ख्याल से मुझे खबर नहीं आई है कि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय कोई ठीक ठाक जजमेंट देगी हम लोगों के पक्ष में। वैसे भी अब जो निकल के बात आई है कि पुनरीक्षण फॉर्म जो लोग भर देंगे, डॉक्यूमेंट ना भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, डॉक्यूमेंट देने के लिए उनको 1 महीने की और अवधि मिलेगी। और फिर भी डॉक्यूमेंट ना दें तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक उनका नाम कट जाएगा। फिर वहाँ के ईआरओ जो अपनी शक्ति नॉर्मली एईआरओ को दे देते हैं, वो एईआरओ को दे देंगे जो लोकल इंक्वायरी करके उस व्यक्ति का नाम रख सकता है या हटा भी सकता है। अगर हटाएगा तो उस पर सोशल प्रेशर इतनी है कि कोई भी एईआरओ या कोई भी ईआरओ अपनी नौकरी को ताक पे नहीं रखेगा और वो गलत ढंग से नहीं निकालेगा। इसलिए अंतोगत्वा मुझे लगता है कि बहुत लोगों का नाम इसमें से वो नहीं काट पाएंगे। इनके जो नापाक इरादे थे वो पूरा नहीं होगा, लेकिन कोशिश इन्होंने कर ली। कैंडिडेट का लिस्ट कब जारी करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी एनडीए अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी पूरा घमासान है सीट को लेकर, किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। आप महागठबंधन में भी वही बातें चल रही है, कुछ कुछ सीटों का पता भी है कि हाँ ये उम्मीदवार है। आप लोग कब लिस्ट जारी करिएगा? उसमें यही बात हुई थी कि हम लोग कब घोषणा करें। तरह तरह के उसमें व्यूज़ आए। कुछ ने कहा कि चरमबद्ध तरीके से कर दीजिए, कुछ ने कहा कि 40 दलितों का पहले कर दीजिए, कुछ ने कहा आपने कहा है 40 महिलाओं को देंगे वो पहले कर दीजिए। तो सब की सारी बातें आई और हम लोगों ने सुना, उस पर फिर से एक निर्णय लेकर हम लोग बैठेंगे। ये तो मैं कह ही सकता हूँ पूरे इत्मीनान से कि चुनाव के पहले तो हम घोषणा कर ही देंगे। कब हाँ कर देंगे, नहीं देखिए हमारे लिए सीटों की घोषणा कर ही देंगे। कब करिएगा? कर देंगे, मतलब कब करिएगा? हम बिल्कुल मुस्कान जी, मैं उस बात को मानता हूँ, लेकिन आसान साथ में है। आप एक आपके साथ कोई अन्य पार्टी नहीं है। अभी आपने खुद ये बोला हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं बदलाव के लिए है, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। हमारे लिए एक सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग अगर समय लगेगा तो समय लगाएंगे। सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आप पे दबाव कहीं से आ रहा हो कि महीना जरूर पूछ लीजिएगा, दिन जरूर पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल अगस्त में कुछ ना कुछ तो हम शुरुआत कर ही देंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे उदय सिंह को, और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपको ये स्पेशल इंटरव्यू कैसा लगा।